दोस्तों नमस्कार। कहते हैं मुंबई बदल गई है। मुंबई में अब अंडरवर्ल्ड नहीं है, और अंडरवर्ल्ड नहीं है तो कोई फिरौती मांगने वाला भी नहीं है। लेकिन अंडरवर्ल्ड की स्थितियां अगर सतह पर आकर खड़ी हो जाए और जांच करने वाली एजेंसियां ही अगर किडनैप करने लगे और उसके बाद फिरौती मांगने लगे, तो शायद यह स्थिति अंडरवर्ल्ड से कहीं ज्यादा बुरी तो नहीं होगी। दरअसल यह कोई किस्सा गोई नहीं है। एनसीबी यानी नैरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जिस जांच को शुरू किया और जो क्रूज से जांच शुरू हुई और जिसके दायरे में शाहरुख खान के बेटे आर्यन आ गए, और उस जांच को बीच में छोड़कर समीर वानखेड़े दिल्ली पहुंच चुके हैं, क्योंकि एनसीबी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और उनके खिलाफ शिकायत दिल्ली पहुंची है कि यह जो पूरा मामला है उसमें अगर उनके अपने बनाए हुए स्वतंत्र गवाह ही यह कह रहे हैं कि डील 25 करोड़ को लेकर शुरू हुई थी, तो फिर एनसीबी की साख कहां बचेगी। और एनसीबी का तो काम है कि दुनिया के सबसे बड़े इस काले धन के धंधे को रोका जाए, जिसे ड्रग्स कहते हैं। समूची दुनिया में 30 लाख करोड़ का धंधा ये एक साल में चलता है और भारत में यह धंधा तकरीबन 10 लाख करोड़ का मुनाफा दे जाता है। और उसी धंधे को समाप्त करने के लिए और ड्रग्स भारत में ना आए, इसी के लिए तो एनसीबी है। और एनसीबी का कोई अधिकारी और उसका अपना गवाह अगर उस पर यह आरोप लगाने की परिस्थिति में आकर खड़ा हो जाए कि दरअसल यह एक तरह से किडनैपिंग कर कर फिरौती मांगी जा रही है, जिससे कि नशे के खेल में और उसके कटघरे में आर्यन को जेल में ना रखा जाए और उसकी एवज में पैसा चाहिए, तो शायद ऐसी विभत्स स्थिति इससे पहले एनसीबी के अपने इतिहास में कभी नहीं रही होगी। और आज की तारीख में भी उसमें तकरीबन 60 अधिकारी काम करते हैं जो हायर पोस्ट पर हैं। उसमें जो डायरेक्टर जनरल के अलावे जो 5 डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं, उसमें आईपीएस भी हैं और उसमें आईएएस भी हैं। और इनके भी जहन में कभी यह बात आई नहीं कि इस तरह की परिस्थितियां एनसीबी को लेकर कभी भी बनी होगी। हमें लगता है यह एक ऐसा कच्चा चिट्ठा है जो शायद अंडरवर्ल्ड की फिरौती और किडनैप की परिस्थितियों को कानूनी जामा पहनाकर मुंबई की चकाचौंध में पैसा समेटने का काम करने लगा है। और इस पर नकेल कौन खसेगा, और नई परिस्थिति यह है कि जिस समीर वानखेड़े ने आर्यन को पकड़ा और उसके बाद पूरे के पूरे बॉलीवुड में हड़कंप मच गया और इस देश के भीतर यह सवाल खड़े होने लगे कि शायद इस देश के स्टार पुत्र जो होते हैं वो नशे में खोए रहते हैं। मैसेज यही गया। और इसमें कोई दो मत नहीं कि मुंबई में जब शुक्रवार की रात से जो पार्टी शुरू होती है, कहते हैं वो रविवार की सुबह ही खत्म होती है। और इस दौर में क्या कुछ नहीं होता है। इसका अड्डा सिर्फ मुंबई नहीं है, नासिक है, पुणे है। एक अलग तरीके से महाराष्ट्र की इस चकाचौंध के भीतर लोग रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि उसे खत्म करना है या उससे वसूली करनी है, उससे फिरौती मांगनी है और फिरौती के लिए किडनैपिंग करनी है। समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। जोनल डायरेक्टर हैं, आईआरएस हैं, इनको डीआरआई से लाया गया। इससे पहले भी ये महत्वपूर्ण पद पर रह चुके हैं। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा यह है कि इन बातों की जानकारी जहां से निकल कर आ रही है वो महाराष्ट्र सरकार है और एनसीबी केंद्र सरकार के दायरे में आती है। तो क्या इस बीच में यह शख्स फंस चुका है, या फिर इस दौर में राजनीतिक टकराव ने एक ऐसी परिस्थिति लाकर खड़ी कर दी है जिसमें एनसीबी की पूरी साख ही धूमिल हो चली है। और यह बात खुलकर सामने आ रही है कि हां, इसी तरीके से जांच में अक्सर वसूली और फिरौती ली गई है। हमें लगता है आज इन परिस्थितियों को जरा बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कोई आसान बात नहीं है। इस देश के भीतर में एनसीबी में जितने अधिकारी काम करते हैं उनका एक कद है, और जो ऑपरेशंस में आते हैं समीर वानखेड़े उसी ऑपरेशन का हिस्सा है। और ऑपरेशन के हिस्से में इस देश में चेन्नई, अहमदाबाद, गुवाहाटी, कोलकाता, पटना, जोधपुर, चंडीगढ़ के अलावे मुंबई है, जहां पर एकमात्र ऑपरेशन के सीनियर मोस्ट हेड समीर वानखेड़े हैं, जिनको जांच बीच में रोकनी पड़ी है क्योंकि उन्हीं की द्वारा बनाए गए जो गवाहों की लिस्ट थी उसी में से एक गवाह ने सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि दरअसल यह 25 करोड़ की डील थी। 18 करोड़ में सौदे की बात फाइनल हुई और 8 करोड़ समीर वानखेड़े को चाह देने थे, इसीलिए यह सब कुछ हुआ। सिलसिले को जरा समझिए कि 3 अक्टूबर को क्रूज पर से आर्यन खान को पकड़ा जाता है और उसके बाद 3 तारीख को ही सैम डिसूजा और गोसावी की बातचीत होती है, जिसका जिक्र
और किसी ने नहीं बल्कि गोसावी के जो अपने तौर पर दावा कर रहे हैं कि हम उनके बॉडीगार्ड के तौर पर थे और नौकरी नहीं थी तो उन्होंने अपने साथ हमें रख लिया था, प्रभाकर सैल ने। यह बात जब उन्होंने बताई और जिस एफिडेविट को उन्होंने दायर किया और उस एफिडेविट के लिए वह वहां पर पुलिस क्राइम ब्यूरो पहुंचे आज, और पुलिस क्राइम ब्यूरो में जाकर उन्होंने जानकारी दी डिप्टी डायरेक्टर को, डिप्टी डायरेक्टर जनरल जो थे उनको भी जानकारी दी गई और डिप्टी पुलिस कमिश्नर जो हैं उनको भी जानकारी दी गई। यह सारी जानकारी निकल कर आई। प्रभाकर सैल ने इस एफिडेविट को देते वक्त इस बात को कहा कि उन्हें अपनी जान का खतरा है, और जान का खतरा और किसी से नहीं, एनसीबी के जो जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े उनसे है। और समीर वानखेड़े ने जो एफिडेविट दी उसमें उन्होंने मुंबई की पुलिस कमिश्नर को भी एक पत्र भेजा, और उसके साथ ही उन्होंने जो जानकारी अपने विभाग को दी उसमें भी उस लेटर में उन्होंने जिक्र किया, इस बात का जिक्र किया डिप्टी डायरेक्टर जनरल जो मुथा अशोक जैन है, जो कि खुद इस विभाग के एनसीबी के विभाग के हैं, और डीजी एनसीबी जो है उनके पास, डायरेक्टर जनरल जो है उनके पास भी ये जानकारी भेजी कि मुझे भी फंसाया जा सकता है और फंसाने वाले लोग बड़े प्रभावी हैं। इस बात का जिक्र उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में भी किया, और किसी तरीके से कोई कानूनी पचड़े में वो ना फंसे, उनकी गिरफ्तारी ना हो, इसके लिए उन्होंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर के दरवाजे पर गुहार लगा दी। दो बातें यहां पर बहुत साफ समझनी होगी। मुंबई का पुलिस कमिश्नर महाराष्ट्र सरकार के अधीन है, और समीर वानखेड़े और एनसीबी के जो डायरेक्टर जनरल हैं जिनको इन्होंने पत्र लिखा और जानकारी भेजी, और साथ ही जो अपने सीनियर मोस्ट को वहां पर पत्र लिखा, सत्यनारायण प्रधान डीजी हैं एनसीबी के, और जो वहां पर आईपीएस 95 के हैं मुथा अशोक जैन, उनको पत्र भेजकर कहा यह सारी परिस्थितियां मेरे सामने है। यहां से दो परिस्थिति और निकलती है। जिस शख्स के खिलाफ जांच की शुरुआत कर दी गई विजिलेंस डिपार्टमेंट ने, ज्ञानेश्वर सिंह जो कि हिमाचल प्रदेश कैडर के हैं, 1999 के हैं, उन्होंने इस विजिलेंस की जांच शुरू कर दी। तो क्या जांच की प्रक्रिया के भीतर वह अधिकारी जांच कर सकता है? यकीनन नहीं कर सकता है। तो उनको दिल्ली तुरंत बुला लिया गया और वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली पहुंचने का मतलब यह है कि अब यहां पर उनके तमाम अधिकारी समीर वानखेड़े से पूछताछ करेंगे कि यह सारी चीजें क्या है, और इसमें अगर समूची एनसीबी की साख पर बट्टा लगने की बात है तो हम सिर्फ आपके भरोसे चीजों को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि एनसीबी ने अपने ऑपरेशन में जब क्रूज पे छापा मारा, और उस क्रूज में छापा मारनों में जिनको चश्मदीद के तौर पर रखा, उसमें जिस पीके गोसावी को रखा, उसके भी कहीं ना कहीं रिश्ते बीजेपी के साथ निकल कर आए। दूसरी बात, उनके अपने करीबी को जब आपने गवाह के तौर पर बनाया, एक स्वतंत्र गवाह जब उससे बनाया गया, तो दो बातें उसने जब खुले तौर पर कही, और गवाहों ने जिस बात का जिक्र किया कि हमसे खाली पन्ने पर हस्ताक्षर लिए गए और यह पूरी डील 25 करोड़ की है, और उस सिलसिले को भी बताने से वह प्रभाकर सैल चूके नहीं। उन्होंने कहा कि दरअसल यह 25 करोड़ की डील थी और 18 करोड़ की डील में फाइनल तब्दील हो गई, जिसमें से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को देने थे, इसीलिए यह 18 करोड़ हर हाल में चाहिए। यह 18 करोड़ किससे चाहिए? इस बात का जिक्र उन्होंने और साफ तौर पर कहा कि दरअसल जिनके वो बॉडीगार्ड हैं, यानी खुद गोसावी जो कि एनसीबी के साथ मिलकर क्रूज पर पहुंचे थे, वह थे, और कोई एक सैम डिसूजा नाम का शख्स था, और उसके साथ पूजा डडलानी भी थी जो कि मैनेजर है शाहरुख खान की। और इन सब के बीच इनकी भी बैठक हुई, जो कार के भीतर बैठक हुई, इसकी भी जानकारी दी गई। और यह भी गवाह कह रहा है कि गोसावी ने सैम डिसूजा को 2 बैग दिए जिसमें 38 लाख रुपए थे। सवाल सिर्फ पैसे भर का नहीं है, सवाल है इस देश की एक ऐसी प्रीमियर जांच एजेंसी जिसके रिश्ते दुनिया के नैरोकॉटिक्स के खिलाफ चढ़ने वाले ऑपरेशन में भारत की अगुवाई करते हैं। उस अगुवाई करने वाली स्थिति में जरा कल्पना कीजिए कि अगर वहां पर डीजी सत्यनारायण प्रधान है जो कि आईपीएस है 1988 बैच के, उनके मातहत डिप्टी डायरेक्टर जनरल्स जो अलग अलग हैं, जैसे डिप्टी डायरेक्टर जनरल में ऑपरेशंस में आते हैं संजय कुमार जैन, यह भी आईपीएस है, ये 96 बैच के हैं। मोनिका आशीष बत्रा ये आईआरएस हैं, ये डीडीजी लीगल देखती हैं। हेडक्वार्टर में रहते हैं सचिन जैन, जो अब यहां पर उनसे मुलाकात करेंगे, पूछताछ करेंगे, और मुथा अशोक जैन ये आईपीएस है 95 के, यह भी समीर वानखेड़े से पूछताछ करेंगे। ज्ञानेश्वर सिंह इस पूरे दौर में कुछ गड़बड़ी अगर विभाग के भीतर हो जाए तो उसकी जांच करते हैं, ये 99 बैच के
आईपीएस हैं। अब ये जब जांच करने की परिस्थिति में आ गए तो डॉक्यूमेंट बहुत साफ तौर पर बतलाते हैं कि एक तरफ नैरोकॉटिक्स की जांच और दूसरी तरफ नैरोकॉटिक्स के अधिकारियों की जांच, यानी एक तरफ एनसीबी का पूरा ऑपरेशन और पूरी जांच और दूसरी तरफ ऑपरेशन करने वाले एनसीबी के अधिकारियों की भी पूछताछ और उनकी भी जांच। यानी जो पूरी जांच चल रही है, ये पूरी जांच रुक गई। जो जांच करने वाले अधिकारी थे वो बदले जाएंगे और जांच करने वाले अधिकारियों के मातहत इस दौर में जो अलग अलग तरीके से जो भी जानकारी निकल कर आई, उसने 3 बातों की तरफ बहुत साफ तौर पर इशारा कर दिया। जो सबूत पेश किए जा रहे थे इससे पहले अदालतों में, चाहे वो सेशन कोर्ट हो चाहे वो स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट हो, इस दौर में उनके सामने जो भी जानकारी रखी गई, दोनों ने इसे को माना कि एनसीबी सही तरीके से काम कर रही है, इसीलिए उसने जमानत देने से इनकार कर दिया। यह मैसेज बार बार निकल कर आया। लेकिन यहीं से आज की तारीख में, आज जो पूछताछ समीर वानखेड़े से दिल्ली में अब जो पूछताछ होगी, उसमें सबसे बड़ा सवाल है कि जांच के 18 दिन के बाद एनसीबी के अधिकारी शाहरुख खान के घर मन्नत क्या करने गए थे। 18 दिन की जांच के बाद, यानी यह बात जो लगातार कही जा रही है कि जांच की 22 दिन के बाद कोई एक गवाह अगर कहता है कि दरअसल ये पूरा चीज फ्रॉड चल रहा है, फिरौती चल रही है, किडनैपिंग हो रही है, पैसा लिया जा रहा है और इस तरीके से मुझे डर अपनी जान तक का है, अगर वो 22वें दिन कहता है तो 18वें दिन एनसीबी के अधिकारी मन्नत क्या करने गए। जानकारी यह लीक की गई कि दरअसल यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेने गए थे, जो आर्यन के साथ जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी उसको जरा कब्जे में लिया जाए। यह बात बताई गई। जाहिर है 18 की बात थी, 19 को भी सही लगेगी, 20 को भी सही लगेगी, लेकिन जब गवाह ने इस बात का जिक्र कर दिया कि दरअसल यह पूरा का पूरा मामला करोड़ों की फिरौती का है, वसूली का है और एक लिहाज से आर्यन को कहीं किडनैप किया गया, यह तो अंडरवर्ल्ड के किस्से थे। यह मौजूदा वक्त में ऐसे कैसे संभव हो सकता है? लेकिन अगर कर दिया गया तो क्या वाकई किसी व्यक्ति को पकड़ने के बाद जब अदालत में 6 बार सुनवाई हो चली हो, स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में सुनवाई हो चली हो, सेशन कोर्ट में सुनवाई चल रही हो और एक के बाद एक 6 सुनवाई हो गई, उसके बाद मन्नत जाते हैं एनसीबी के अधिकारी, क्या वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए गए थे या किसी और वजह से गए थे? यह कोई भी सवाल उठा सकता है, क्योंकि कभी भी 18 दिन के बाद और जांच प्रक्रिया में अदालत में तमाम दस्तावेज लगातार दिए जा रहे हैं, उसके बाद ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आती है जो इस दौर में निकलकर खुलकर सामने आई है। यहीं से जो सबसे बड़ी बात शुरू होती है कि जब राज्य सरकार के मंत्री, चाहे उसमें नवाब मलिक का नाम ले लीजिए, चाहे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सदस्य हैं संजय राउत, उनका नाम ले लीजिए, वह जब जिन दस्तावेजों को लगातार सोशल मीडिया में जारी कर रहे हैं और बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि दरअसल कच्चा चिट्ठा और बड़ा है, इसीलिए जरा उन परिस्थितियों को भी अब समझने की कोशिश कीजिए। मालदीव में समीर वानखेड़े परिवार के साथ गए थे, जिसका जिक्र उन्होंने कहा कि उनके बड़े अधिकारियों को पता था। उन्होंने कहा हम दुबई नहीं गए थे, दुबई का जिक्र उनकी बहन ने किया, हम गए थे, वो नहीं गए थे। जो तस्वीर शेयर की, उन्होंने कहा यह मुंबई के होटल की तस्वीर है, यह तस्वीर दुबई की नहीं है, जिसमें हम एक सोफे पर बैठे हुए हैं और दूसरे सोफे पर समीर वानखेड़े बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ नवाब मलिक लगातार करते रहे, जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, कि दुबई में भी वसूली और मालदीव में भी वसूली। और इन परिस्थितियों के बीच मुंबई अंडरवर्ल्ड के भीतर जो 52 लोगों का जिक्र बार बार होता है, जिनको अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं किसी ना किसी दायरे में लेकर आया गया, 2019 के बाद जोनल डायरेक्टर बनने के बाद जिन 2500 लोगों को इन्होंने टैक्स इन्वेशन के लिए पकड़ा कि आप चोरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसमें 52 लोग कहीं ना कहीं, और ड्रग्स से जुड़े हुए मामलों में जो 52 नाम अंदरूनी तौर पर चल रहे हैं, उसमें वह बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। तो क्या ये सारी चीजें छोड़ दी जाती है वसूली करने के बाद? यह एक परिस्थिति है। और एनसीबी में ऐसा संभव है क्या? क्योंकि देश भर में फैली हुई यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की अगुवाई करने वाली संस्था नैरोकॉटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नाम पर, और यूनाइटेड नेशन की एक यूनिट लगातार भारत में इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ संपर्क में रहती है, जिससे दुनिया में नशा मुक्ति का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें इसका योगदान भी हो। लेकिन उन परिस्थितियों में अगर हम ध्यान दें तो एनसीबी बनने के बाद से भारत में नशे का व्यापार बढ़ रहा है। वो बने या ना बने, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, लेकिन अगर नशे का व्यापार बढ़ रहा है, केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं,
सजा हमारी आंखों के सामने निकलकर आती नहीं है। और इन परिस्थितियों में इसके मुनाफे का बाजार 10 लाख करोड़ तक छू चुका है। तो फिर इन परिस्थितियों का मतलब दो ही होता है। एक, इसके कानून को इतना कड़ा कर दो कि जो इस कानून में फंस जाए उसको जिंदगी जेल में काटनी पड़े, जिससे एक खौफ पैदा हो जाए। और जो फंसा लिया जाए उसके सामने इस खौफ को लाकर रख दो और उसके बाद उससे चीजों को वसूल लो, अन्यथा बोलो कोई रास्ता नहीं निकलेगा। तो भारत में नशा के दायरे में लाना भी क्या एक बिजनेस है? भारत के भीतर में जो मादक द्रव्य हैं उसको लेकर जो कड़े कानून बनाए गए हैं, क्या कड़े कानून भी अपने तौर पर एक बिजनेस मॉडल है क्या? ये सारी परिस्थितियां गवाह के बाद या गवाह के अपनी बातों को जिस तरीके से उन्होंने रखा, यह पूरी जांच प्रक्रिया की बात है। लेकिन क्या यह संभव है कि गवाह किसी भी रूप में खुद एनसीपी द्वारा नियुक्त किया गया और उसके जरिए माना गया? जो शख्स पर उसने आरोप लगाया वो शख्स अपने तौर पर खुद को प्राइवेट जासूस बतलाता है। उसके बीजेपी के नेताओं के साथ तस्वीरें भी सामने आती है। और इन सब के दौर में यह हर कोई जानता है कि महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार की एजेंसियों में एक जबरदस्त टकराव है। चाहे वो सीबीआई को लेकर हो, चाहे ईडी को लेकर हो, चाहे आईटी को लेकर हो, चाहे डीआरआई को लेकर हो, हर चीज में एक टकराव की परिस्थिति राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच है। और एनसीबी जो है वह देश के गृह मंत्रालय के अधीन आती है। फिर लौटिए दोबारा इसी केस पर और अब समझने की कोशिश कीजिए कि 3 अक्टूबर से लेकर आज की तारीख में जब 26 अक्टूबर की तारीख आ गई है, इन 23 दिनों के भीतर में जो कुछ हो रहा था वो जांच की प्रक्रिया थी या फिर फिरौती या वसूली के लिए एक जमीन बनाने की परिस्थिति थी। क्योंकि मान लीजिए अगर वो छूट भी जाता तो लोग अब यही मानेंगे वसूली हो गई, फिरौती हो गई, यानी उस कानून और उस पूरी न्यायिक प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ जाएंगे। क्योंकि एक जांच एजेंसी जिसको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। और ध्यान दीजिए जिस दौर में सुशांत सिंह केस था उस समय एनसीबी बॉलीवुड को लेकर सक्रिय, उस समय कौन शख्स थे एनसीबी को चेयर कर रहे थे? या डायरेक्टर जनरल उस समय आस्थाना साहब थे। आस्थाना वही शख्स हैं जो आज की तारीख में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं। उनको रिटायरमेंट से 2 दिन पहले उनको दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बना दिया गया। वो सरकार के बेहद नजदीक हैं, दिल्ली की सरकार के, महाराष्ट्र सरकार के नहीं, दिल्ली की सरकार के बहुत नजदीक है। और एनसीबी इस दौर में सक्रिय हुई और सक्रिय होने की परिस्थिति को उसने कंटिन्यूटी के साथ रखा। क्योंकि जो जानकारी निकल कर आती है, जिसका जिक्र नवाब मलिक लगातार कर रहे हैं कि ये जो वसूली है इसकी रकम जो है वो रकम को अभी खुले तौर पर बता नहीं रहे, लेकिन अगर आप पुराने दौर में इसके जरिए रकम की स्थिति को लेकर आइएगा कि कितनी बड़ी तादाद में रकम की वसूली होती रही है, तो वह तादाद तकरीबन 3000 करोड़ तक चली जाती है। 3000 करोड़ तक की वसूली एक क्वार्टर में, 6 महीने में, यानी 5-6 हजार करोड़ रुपए लगभग क्या वसूले जाते? कौन वसूलता है? और इस दौर में जो अंडरवर्ल्ड का जो हम जिक्र कर रहे थे, अंडरवर्ल्ड ने भी अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया। पहले वो बिल्डर और बिल्डिंग लॉबी के साथ लगा रहता था, जमीन हथियाने में लगा रहता था, हर जगह वसूली करता था। लेकिन नई परिस्थितियों में ड्रग ने एक नया बाजार दे दिया। और ड्रग की परिस्थितियों में भारत के भीतर का युवा किस तरीके से अंधेरे में समा जाए, इसको लेकर मुनाफा कमाने की एक अद्भुत सोच अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए लोगों के भीतर भी शुरू हुई। और यह अंतर्राष्ट्रीय माफिया के तौर पर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और उसमें दाऊद का इन्वॉल्वमेंट भी था जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके ठीक समानांतर जरा समझिए, जिन निजता को भंग करते हुए, एक आईआरएस अधिकारी की निजता को भंग करते हुए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने अपने तौर पर उस डॉक्यूमेंट को सोशल मीडिया के जरिए जाहिर कर दिया जिसमें इस बात का जिक्र है कि समीर वानखेड़े मुस्लिम हैं। उनके पिता का नाम दाऊद के वानखेड़े था। उनकी पत्नी, उनकी मदर जो थी वह मुस्लिम थी। और इस बात को उन्होंने स्वीकारा भी, लेकिन उन्होंने कहा कि निजी तौर पर इस तरीके से चीज़ें क्यों सामने लाई जानी चाहिए और ये सामने लाने की इजाज़त कौन देता है, और इस सामने लाने की स्थिति से क्यों नहीं बचना चाहिए था। इन बातों का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि मेरी माँ मर चुकी है, अब उनको भी इस पूरे केस में ले आकर रखा जा रहा है सामने। अब यहाँ पर सवाल है कि उनकी माँ का नाम जाहिदा बानो, पिता का नाम दाऊद के वानखेड़े,
लेकिन उसमें मुस्लिम लिखा हुआ है। तो क्या ये राजनीतिक स्थितियों को भी जरा समझने की कोशिश कीजिए कि जो राजनीति इस देश के भीतर में धर्म और सांप्रदायिकता के आधार पर होती है, उसका भी लेप इसमें चढ़ाने की परिस्थितियों को लाकर खड़ा कर दिया गया। यानी एक व्यक्ति, एक अधिकारी अगर खुद को सेकुलर बोले हम कि हमारे परिवार में हिंदू मुस्लिम सबका मिला जुला चेहरा है, लेकिन उसका भी चेहरा नए तरीके से लाकर अगर सियासत सामने रखने लगेगी तो फिर राजनीति कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में चीजों को नए सिरे से डील करेगी। इसीलिए दिल्ली पहुंचे समीन वाड़खेड़े से जांच एनसीबी के जो सीनियर मोस्ट अधिकारी करेंगे, चाहे उसमें सत्यनारायण प्रधान जो डीजी हैं, या शुरुआत में तो वहां पर मुथा अशोक जैन है, वो उनके पास चूंकि ये लेटर आया है और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, वह पूछताछ करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय भी सक्रिय होगा। हालांकि गृह मंत्री इस समय कश्मीर पर हैं, लेकिन कश्मीर में है, लेकिन कल वो वापस शाम में आ जाएंगे। तो जाहिर है वो वहां से भी फोन पर होंगे कि क्योंकि एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है, इस देश की जांच एजेंसी की प्रक्रिया का सवाल है। और ऐसे में 3 सबसे बड़े सवाल, क्या आर्यन खान का किडनैप किया गया और किडनैप करने के बाद फिरौती मांगी गई? दूसरा सवाल, क्या आर्यन खान सही मायने में ड्रग्स से जुड़ा हुआ है और उससे वसूली की जा रही थी कि इसको हम छोड़ देंगे? और तीसरी बात, क्या भारत के भीतर में जांच प्रक्रिया और अदालती प्रक्रिया इतनी जटिल बना दी गई है जिसमें सियासत को भरपूर मौका मिलता है और दूसरी तरफ जांच करने वाले अधिकारियों को इसका लाभ मिलता है कि वह एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर हैं, वो जो मन चाहे जैसे मन चाहे जांच की परिभाषा को गढ़ सकते हैं। क्योंकि कुछ ना मिले तो यह कहें कि हमको दरअसल व्हाट्सएप में यह मिला, यानी जांच की परिभाषा को भी नए सिरे से गढ़ने की स्थिति में यह जांच एजेंसी के अधिकारी आ गए हैं। ठसक बात तो यही है आखिर में, मुंबई की स्थिति को समझिए जरा। पहली बार मुंबई के ड्रग्स ही नहीं, देश भर में आ रहे ड्रग्स को लेकर एनसीबी की जांच पर सवालिया निशान लग चुका है। पहली बार ड्रग्स को खत्म करने की जगह ड्रग्स के नाम पर फिरौती और वसूली का जिक्र हो चला है। पहली बार इस देश के बड़े अधिकारी पर गवाह ने सीधे सीधे 18 करोड़ रुपए वसूलने का आरोप बॉलीवुड से लगाया है। और संयोग से बॉलीवुड का सितारा शाहरुख खान, जो अपने तौर पर है और जो अपने आप में एक इंडस्ट्री के तौर पर जिसकी पहचान है, जो रोजगार बड़ी तादाद में दे सकता है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिसकी पहुंच पकड़ है, वहां पर मैक्सिमम वसूली की परिस्थितियों को अगर टटोला और तलाशा जा रहा था, तो क्या भारत के भीतर में ब्लैक मनी, करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन और पूरे के पूरे ऑपरेशन और जांच की प्रक्रिया कटघरे में है, या एक शब्द में कहे क्या यह जंगल राज है? एक ऐसी परिस्थिति है जिसके पास ताकत होगी वो जैसे मन चाहे वैसे कर ले। ये सारी परिस्थितियां आपकी आंखों के सामने हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि कल हाईकोर्ट में सुनवाई है और कल सुबह से और आज रात से जो जांच शुरू हो रही है समीर वानखेड़े के खिलाफ, जो पूछताछ का सिलसिला है, वह कल भी जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।